फ्रांस एक ऐसा मुल्क जो अपने सख्त सेक्युलर कवानीन के लिए मशहूर है, लेकिन जानते हैं यही मुल्क यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर भी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि मुसलमानों का मुक़द्दस तरीन महीना रमज़ान इस मुल्क में कैसा गुजरता है। आइए देखते हैं। ये ईमान और रियासत के दरमियान एक बहुत ही मुनफरिद तवाज़ुन की कहानी है। तो तादाद क्या है? 90 लाख। जी हाँ, 90 लाख। और ये फ्रांस में मुसलमानों की आबादी का सबसे बड़ा अंदाज़ा है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक अक़लियत नहीं, बल्कि फ्रांसीसी माशरे का एक बहुत ही अहम और लाजमी हिस्सा है। अब ज़रा इस 90 लाख के हिस्से को तनाज़ुर में रखकर देखें। ये मुल्क की कुल आबादी का तकरीबन 10 से 13% बनता है। यानी फ्रांस में यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म मुस्लिम कम्युनिटीज़ में से एक रहती है। लेकिन एक मिनट, ये कम्युनिटी कोई एक जैसी नहीं है। इसमें शुमाली अफ्रीका से लेकर तुर्की तक और यहाँ तक कि फ्रांसीसी नो मुस्लिम भी शामिल हैं। हर गिरोह अपने साथ अपनी अलग मुनफरिद सकाफती रवायत लाता है, और यही तनव्वो है जो फ्रांस में रमज़ान को एक बिल्कुल ख़ास जायका देता है। तो रमज़ान की आमद से पहले होता क्या है? ये सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख बदलने का नाम नहीं है। नहीं, ये गहरी रूहानी और समाजी तैयारी का मरहला है जो पूरे महीने की बुनियाद रखता है। देखें, रमज़ान का आगाज़ कोई अचानक नहीं हो जाता। इसके पीछे एक बड़ा मुहतात अमल है। रिवायती तौर पर चांद देखने से लेकर जदीद फल्कियाती हिसाबात तक सब कुछ इस्तेमाल होता है, और आखिर में जब कम्युनिटी काउंसिल्स सरकारी ऐलान करती हैं, तब मुक़द्दस महीना शुरू होता है। रमज़ान से कुछ हफ्ते पहले ही ना आपको हवा में एक तब्दीली महसूस होने लगती है। मसाजिद में सरगर्मियां बढ़ जाती हैं, खुसूसी दुआओं और लेक्चर्स का एहतमाम होता है। घरों में ख़ानदान मिलकर इस महीने की तैयारी करते हैं। एक ख़ास किस्म का रूहानी और इज्तिमाई माहौल बन जाता है। तैयारियों के बाद रमज़ान का असल मरकज़ शुरू होता है, रोज़ाना का रोज़ा। ये नज़्मो ज़ब्त, कुर्बानी और रूहानी तरक्की का वक्त है, लेकिन फ्रांस के मुनफरिद माहौल में इसके अपने ही खास मायने हैं। रोज़ा, जिसे सौम भी कहते हैं, इसका मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है। इसका असल मकसद तो रूह की पाकीज़गी है। ये खुद पर काबू पाने, अपनी ख्वाहिशात को समझने और खुदा से अपने ताल्लुक को गहरा करने का एक बहुत ताकतवर जरिया है। ये स्लाइड रोज़े की दोहरी हकीकत को बेहतरीन तरीके से दिखाती है। एक तरफ ये रूहानी तरक्की का वक्त है, ज़्यादा नमाज, कुरान का मुताला और खुदशनासी। दूसरी तरफ फ्रांस की गर्मियों में दिन बहुत लंबे होते हैं, मतलब 16 से 18 घंटे तक का रोज़ा। ये एक बहुत बड़ा जिस्मानी चैलेंज है। लेकिन रमज़ान सिर्फ एक इनफिरादी इबादत का नाम नहीं है। इसका सबसे खूबसूरत पहलू इसका इज्तिमाई रंग है, जहाँ रोज़ा समाजी बंधनों को मजबूत करने और कम्युनिटी को एक साथ लाने का एक ज़रिया बन जाता है। हर रोज़ जैसे ही सूरज ग़ुरूब होता है, इफ्तार का वक्त हो जाता है। ये वो लम्हा है जब रोज़ा खोला जाता है, और ये सिर्फ दिन भर की भूख प्यास मिटाने का लम्हा नहीं, बल्कि ख़ानदानों और दोस्तों के लिए इकट्ठा होने, अपनी बातें बांटने और मिलकर शुक्र अदा करने का एक कीमती मौका है। और इफ्तार की मेज़ पर क्या कुछ नहीं होता। शुमाली अफ्रीका का मशहूर हरेरा सूप, गर्मा गर्म समोसे और रिवायती अरब पकवानों के साथ फ्रांसीसी जायकों का इम्तजाज भी। ये खाने सिर्फ पेट नहीं भरते, बल्कि ये सकाफती विरसे और ख़ानदानी रिवायात की कहानी सुनाते हैं। खाने से भी बढ़कर रमज़ान समाजी यकजहती का महीना है। मसाजिद में इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम होता है। लोग एक दूसरे के साथ खाने पीने की चीज़ें बांटते हैं, और ख़ास तौर पे गरीबों और ज़रूरतमंदों का बहुत ख्याल रखा जाता है। ये कम्युनिटी के हकीकी जज्बे का मज़हर है। फ्रांस में रमज़ान के दौरान एक बहुत ख़ास तकरीब होती है, जो वहाँ के कसीर सकाफ़ती माहौल की अक्कासी करती है। इसे इफ्तारुस्सलाम या अमन का इफ्तार कहते हैं। ये सिर्फ एक खाना नहीं, बल्कि एक ताकतवर पैगाम है। इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, ताकि गलत फहमियों को दूर किया जा सके और अफ़हाम व तफ़हीम के पुल बनाए जा सकें। ये रमज़ान के जज्बे को अपनी कम्युनिटी से भी बाहर फैलाने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन रमज़ान का तजर्बा हमेशा आसान नहीं होता। फ्रांस के सख्त सेक्युलर माशरे में एक मजहबी महीने को मनाने में कुछ ख़ास चैलेंजेस भी हैं। ये ईमान और रियासती उसूलों के दरमियान एक बहुत ही नाजुक तवाज़न का तकाज़ा करता है। अच्छा, इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए ना एक लफ्ज़ जानना बहुत ज़रूरी है, लाइसित,
یہ ہے کیا؟ یہ دراصل فرانسیسی سیکولرزم کا بنیادی اصول ہے، مطلب مذہب اور ریاست بالکل الگ الگ ہیں۔ کوئی سرکاری معاملہ ہو یا عوامی جگہ، مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اور یہ صرف کوئی قانون نہیں، یہ فرانسیسی شناخت کا ایک اہم ستون ہے، اور ظاہر ہے رمضان پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ لائسیت کا عملی مطلب یہ ہے کہ رمضان کے لیے کوئی سرکاری رعایت نہیں ہوتی، کام اور اسکول کے اوقات ویسے ہی رہتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ 18 گھنٹے کا روزہ رکھ کر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں اور نماز کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ یہ ایک حقیقی توازن قائم کرنے والا عمل ہے۔ ان عملی مشکلات کے علاوہ کچھ وسیع تر سماجی مسائل بھی ہیں۔ رمضان کے دوران جب اسلامی شناخت زیادہ نمایاں ہوتی ہے تو عوامی مباحثوں، سماجی امتیاز اور یہاں تک کہ اسلام و فوبیا جیسے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو اس مقدس مہینے کے روحانی سکون میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ تو ایک مہینے کی عبادت، قربانی اور غور و فکر کے بعد رمضان اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے ایک بہت بڑے جشن کے ساتھ، عید الفطر کا تہوار۔ عید کا دن خوشی اور شکرانے کا دن ہے۔ اس کا آغاز ایک خاص اجتماعی نماز سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور پھر خاندانوں اور دوستوں کے گھر دعوتوں اور تقریبات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ روزوں کے مہینے کے کامیاب اختتام کی علامت ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرانس میں رمضان صرف ایک مذہبی تہوار نہیں ہے، یہ ایمان، ثقافتی شناخت اور سماجی یکجہتی کا ایک بہت طاقتور مظہر ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح ایک کمیونٹی ایک جدید، کثیر الثقافتی اور سیکولر قوم کے اندر اپنی روایات کو زندہ رکھتی ہے۔ فرانس میں رمضان کا یہ پورا تجربہ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کی اس پیچیدہ دنیا میں کوئی بھی کمیونٹی اپنے گہرے عقیدے، اپنے زبردست ثقافتی ورثے اور اپنی ایک الگ قومی شناخت کے بیچ میں توازن کیسے قائم کر سکتی ہے؟ اور سچ پوچھیں تو یہ سوال صرف فرانس کا نہیں، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے۔